प्यारे बच्चों नमस्कार। हम लोग हमारी पहली पाठ्य पुस्तक बीए बीएड सेकंड ईयर के अंदर ऋतुकालीन काव्य को पढ़ रहे थे। और ऋतुकालीन काव्य के दौरान हम लोगों का जो बिंदु चल रहा था वो केशव दास और केशव जी को लेकर के हमारी जो काव्य रचना है। तो केशव जी की जो रचना है वो रामचंद्रिका। हालांकि रामचंद्रिका के बारे में पहले भी गोस्वामी तुलसीदास जी हैं या वाल्मीकि जी हैं, तो इन्होंने इनकी रचना की। किंतु यहाँ जब रीतिकाल के अंदर रामचंद्रिका के बारे में अध्ययन करते हैं, तो यहाँ रामचंद्रिका के अंदर कह सकते हैं कि जो संवाद योजना है, तो संवाद योजना है वो आचार्य केशव जी की है। और केशव जी ने जिस तरह से जो संवाद योजना की, तो संवाद योजना का जो मतलब है एक तरह से दो या दो से अधिक जो व्यक्ति हैं उनके मध्य का जो आपसी वार्तालाप है, ठीक है, तो उनको एक तरह से हम संवाद योजना कह सकते हैं, ठीक है। और संवाद का मतलब है एक दूसरे के साथ वार्तालाप। तो यहाँ उनके द्वारा रचित रचनाएं, उसके साथ साथ जिस तरह से केशव जी ने कह सकते हैं कि प्रबंध और जो मुक्त काव्य है, उन प्रबंध और मुक्त काव्य की जो रचना की, और प्रबंध और मुक्त काव्य की रचना करने के साथ साथ उनकी खातिर जो कह सकते हैं कि उन्होंने जो प्रबंध काव्य के अंदर जो रचना की उसमें कुछ उनको लेकर के थोड़ी सी जटिलता कर दी, और इसी वजह से उनको क्या है कि कठिन काव्य का जो प्रेत है उसके रूप में जाना जाता है। अब केशव जी की जो संवाद योजना है, तो संवाद योजना पर अगर हम प्रकाश डालें तो हमारे सामने निकल करके आता है कि केशव का जो संवाद काव्य है, उस केशव के संवाद काव्य के अंतर्गत जैसा मैंने आपको बताया कि संवाद का अगर सामान्य अर्थ लें तो सामान्य अर्थ का मतलब वार्तालाप। वार्तालाप अर्थात बातचीत है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य हुई बातचीत को संवाद की संज्ञा अर्थात संवाद का जो नाम है वो दिया जाता है, ठीक है। संज्ञा का मतलब है संवाद का जो नाम है वो इन्हें दिया जाता है, संज्ञा से अभिहित किया जाता है। वैसे तो संवाद या कथोपकथन नाटक का प्रमुख तत्व माना जाता है। अब ये जैसे हम लोग नाटक कहें या एकांकी कहें, ठीक है, एक ही अंक, तो उसका अगर जिक्र करें तो उनके अंदर जिस तरह से जो संवाद है, उसके बाद जैसे पात्र हैं, उसके बाद चरित्र चित्रण है, ठीक है, चरित्र चित्रण है, और उसके साथ साथ जैसे कह सकते हैं कि कथोपकथन है, ठीक है, कथोपकथन। तो ये जो चीजें हैं ना, कथोपकथन कहने का मतलब जब एक व्यक्ति शुरू करे उसके बाद दूसरा उसका जवाब दे, फिर उसके बाद वो पुनः अगर वहीं पे आना है तो वो ही, या अन्यथा कोई अन्य, ठीक है। तो इस तरह से जो बात है वो चलती रहे, तो इसको लेकर के और एक तरह से काव्य रचना है वो की जाती है। वैसे तो संवाद या कथोपकथन नाटक का ही प्रमुख तत्व माना जाता है, किंतु यहाँ जो केशव जी की जो रचना है उस केशव जी की रचना के अंतर्गत देखने को मिलता है। परंतु जब कोई कवि कविता में संवादों का प्रयोग करता है तो उसे तो उससे कविता में नाटकीयता आ जाती है। अब उसने बताया कि जिस तरह से कविता के अंदर ही कुछ इस तरह का जो भाव देखने को मिले, तो उसमें ये चीजें सामने निकल करके आती हैं कि जैसे इसमें किसी प्रकार की कोई नाटकीयता है वो देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इसको लेकर के भी वो वर्णन करते हैं। तो इसके अतिरिक्त नाटकीयता से उसमें अतिरिक्त आकर्षण आ जाता है, उसका जो प्रभाव वो व्यापक हो जाता है, और उसके साथ साथ इनका जो वर्णन है वो देखने को मिलता है, तो इसका जो प्रभाव है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। शैली में भी अभिनवता आने से निरस्ता स्वतः ही आ जाती है। अब उसने बताया कि जिस तरह से बोलने की जो शैली है या पढ़ने की जो शैली है, तो उसमें इस तरह की जो संवाद योजना देखने को मिलती है, तो उस संवाद योजना के अंतर्गत कहा जाता है कि उसका जो प्रभाव है वो व्यापक हो जाता है। शैली में अभिन्नता आने से निरस्ता स्वतः ही आ जाती है, और उसके बाद उसमें जो चमत्कारवादी एवं पांडित्य प्रदर्शन पट्टू के संवाद में भी निपुण थे। तो इनको लेकर के और उन्हें संवाद लेखन में विशेष सफलता मिली है। तो इसको लेकर के भी ये जो रचनाकार हैं उन केशवदास जी, उन्होंने अपनी काव्य रचना की। तो उसके आने से निरस्ता स्वतः ही आ जाती है। उसके साथ साथ जो चमत्कारवादी है, तो चमत्कारवादी जो पांडित्य प्रदर्शन की पट्टू है उसमें ये जो चीजें वो देखने को मिलती है। अब संवाद की खातिर बता ही दिया कि संवाद दो अलग अलग
दो या दो से अधिक व्यक्ति उनके जो बीच से हुए संवाद है और उनमें उसको उसका नाम दिया गया, अभिहित किया गया और संवादों का जो कथोपकथन है वो नाटक का प्रमुख तत्व माना गया। तो उनको लेकर के एक तरह से काव्य रचना है वो की गई है। अब अगला जो बिंदु है वो है कि और दूसरी एक चीज है उसमें ये दिखाया गया है कि जिसमें चमत्कारवादी या पांडित्य प्रदर्शन को एक नाम मात्र संवाद के रूप में उसे निपुण मानते थे और संवाद लेखन के अंदर विशेष सफलता इनको मिली है। अब क्योंकि केशव जी हैं वो केशव जी को कहा जाता है कि केशव जैसे ओरछा नरेश हैं, केशव जो है वो ओरछा नरेश के एक तरह के दरबारी कवि थे और दरबारी कवि होने के साथ साथ उनकी जो काव्य रचना है उस काव्य रचना में ये देखने को मिला कि उन्होंने किस तरह से संवाद योजना की। अब एक सफल संवाद के आधारभूत तत्व, एक सफल संवाद के आधारभूत तत्व के अंतर्गत जो चीजें सामने आई हैं उन चीजों के अंदर देखने को मिला कि नाटकीयता श्रेष्ठ संवादों का प्रथम तथा अनिवार्य तत्व है। अब कह सकते हैं कि अगर संवाद योजना का जिक्र किया जाए तो संवाद योजना के अंतर्गत ये चीज देखने को मिलती है कि नाटकीयता जो है वो श्रेष्ठ संवादों का प्रथम तथा अनिवार्य तत्व माना गया है, क्योंकि कथोपकथन है, कथोपकथन का जो संबंध है वो नाटक से जोड़ा गया है, अनिवार्य तत्व माना गया है। साथ ही संवाद चरित्र की विशेषताओं का उद्घाटन करने वाले तथा कथोपकथन को अग्रसर करने वाले अथवा घटना की पूर्ण सूचना देने वाला होना चाहिए। अब संवाद की खातिर कहा जाता है कि संवाद जो है वो नाटकीयता श्रेष्ठ संवादों का तत्व के अनिवार्य तत्व के रूप में स्वीकार किया, चरित्र की विशेषताओं को उद्घाटन करने वाला था और कथानक को अग्रसर करने वाला था, तो अथवा घटनाओं की पूर्व सूचना, कहने मतलब इस तरह की जो बात हो तो उन चीजों का जो वर्णन है वो करने वाला और उनकी जो पूर्व सूचना देने वाला उसे बताया गया है। उसके साथ ही संवादों में क्षिप्रता, ठीक है, संक्षिप्तता कह सकते हैं, चटुलता कह सकते हैं कि चातुर्यता कह सकते हैं, ठीक है, नाटकीयता, रोचकता, संक्षिप्तता, कहने मतलब इन चीजों को लेकर के थोड़ा थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके कह सकते हैं, थोड़ा कम करके कह सकते हैं, थोड़ा विशेष कह सकते हैं, तो इन सब चीजों का जो जिक्र है वो इसमें देखने को मिलता है। उसके साथ साथ बताया जाता है कि यहाँ ये जो केशव है, केशव जी का जो चरित्र की विशेषताओं का उद्घाटन करने वाले कथानक को अग्रसर करने वाला बताया और घटनाओं की पूर्व सूचना देने वाला बताया गया। साथ ही जो संवाद है उसमें क्षिप्रता अर्थात चटुलता और चटुलता के साथ साथ नाटकीयता, रोचकता, सुंदर ढंग से प्रस्तुत करना, संक्षिप्तता, अल्प शब्दों के अंदर उसे विस्तृत रूप से प्रस्तुत न करके आदि गुणों का जो समावेश है वो इसमें होना चाहिए था। तो इनको लेकर के इन्होंने एक तरह से काव्य रचना कर दी। उसके साथ साथ इन्हीं गुणों के कारण संवादों में जीवंतता आ जाती है। अब उन्होंने बताया कि इन सब चीजों के होने के कारण इनमें क्या है कि एक तरह की जो जीवंतता है वो देखने को मिलती है। परंतु कविता में उपयुक्त सभी गुणों से युक्त संवाद लिख पाना प्रत्येक कलाकार के बस की बात नहीं है। अब उन्होंने बताया कि कोई भी ऐसा कलाकार नहीं है कि वो क्या है कि पूरी कविता के अंदर सभी गुणों से संपन्न है, उस चीज को दर्शा सके। कहीं ना कहीं आलोचक है वो आलोचक का काम ही है कि एक तरह से कमियां निकालना। तो इस तरह से ये जो चीजें वो देखने को मिलते हैं कि यहाँ वो कहते हैं कि कविता में उपयुक्त रूप से सभी गुणों से संपन्न है या गुणों से युक्त संवाद लिख पाना प्रत्येक कलाकार के बस की बात नहीं है। प्राय सभी विद्वान आलोचक इस तथ्य पर एक मत है। अब उन्होंने बताया कि जितने भी विद्वान हैं या जितने भी आलोचक हैं तो इस चीज को लेकर के वो एक मत है। उसके साथ साथ ये दिखाया गया कि कोई भी जो रचनाकार है वो अपने आप में पूर्ण नहीं है। उसके साथ वो कहते हैं कि केशव संवाद लेखन में सिद्ध हस्त प्राप्त थे, क्योंकि केशव को इसमें महारत हासिल था और वो संवाद जो
हैं वो अच्छे से कर सकते थे। हम लोग संवादों के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, किस किस के मध्य, जिस तरह से कह सकते हैं कि नाम ही रामचंद्रिका है, तो रामचंद्रिका के अंदर जो अलग अलग पात्र हैं, जैसे अलग अलग पात्रों में से सबसे पहले तो रामचंद्रिका के जो नायक हैं, नायक के रूप में श्री राम जी हैं। तो श्री राम जी के मध्य या कह सकते हैं कि दशरथ जी के मध्य, या कह सकते हैं कि दशरथ और कैकेयी जी के मध्य, लक्ष्मण और कह सकते हैं कि लक्ष्मण और उर्मिला के मध्य, ठीक है, या कह सकते हैं कि जो राम जी और सीता जी के मध्य, और हनुमान जी या राम जी के मध्य। तो इस तरह से जो वार्तालाप जो चले, और कह सकते हैं कि राम और भरत जी के मध्य, तो वो जो संवाद थे, उन संवादों को बड़े सुंदर ढंग से उन्होंने प्रस्तुत करने का जो प्रयास है वो किया। थोड़ा सा और देखते हैं इसमें, तो वो कहते हैं कि इस पर विद्वान है वो एकमत नहीं है। केशव संवाद लेखन में सिद्धहस्त प्राप्त थे। इस सफलता का कारण है केशव का निजी जीवन। अब उसने बताया कि इसमें जो उनको महारत हासिल था, उस महारत हासिल की खातिर वो कहते हैं कि इसका एक जो इस सफलता का एक कारण है, उस एक कारण की खातिर बताते हैं कि उनके जो निजी जीवन है, उन निजी जीवन के अंदर जिस तरह से जो चीजें देखने को मिली, तो उसको लेकर के केशव जी ने एक तरह की काव्य रचना है वो कर दी। केशव का संपूर्ण जीवन राज दरबार में बीता। अब उन्होंने बताया कि जिस तरह से इनको 21 गांव की जागीर प्राप्त थी, और 21 गांव की जागीर के साथ साथ ये जो ओरछा नरेश के जो दरबारी कवि थे, तो उन दरबारी कवि के साथ साथ उनका जो जीवन है वो उसी में बीता। तो इस कारण राजनीतिक दाव पेचों और कूटनीति जितना प्रत्यक्ष अनुभव एवं तान केशव को था, उतना हिंदी के किसी अन्य कवि को नहीं था। अब उन्होंने बताया कि उनको जिस तरह से कह सकते हैं कि इस चीज का जो ज्ञान था, क्योंकि उनका जो अधिकांश जो जीवन है वो राज दरबार में बीता, तो राज दरबार में बीतने के साथ साथ उनको इस तरह का जो महारत हासिल था वो किसी हिंदी के अन्य किसी कलाकार को या अन्य किसी कवि को नहीं बताया जाता। उसके साथ साथ ये दिखाया गया कि संवाद लेखन के लिए केशव भाषा में प्रवीण था, अर्थात कह सकते हैं कि उनकी जो भाषा, जरूर उन्होंने कह सकते हैं कि जटिल शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन भाषा कौशल के क्षेत्र में उन्हें भाषा का अच्छा खासा जो ज्ञान है वो प्राप्त था। उसके साथ साथ भाषा में प्रवीणता और व्यवहार में कुशलता परम आवश्यक है। अब उन्होंने बताया कि जिस तरह से उन्होंने काव्य रचना की, तो काव्य रचना के अंतर्गत ये जो चीजें देखने को मिली, तो उन चीजों के अंदर ये रही कि उनकी जो संवाद लेखन है, उन संवाद लेखन के अंदर प्रवीणता, मतलब अच्छा खासा कौशल उन्हें, और व्यवहार कुशलता परम आवश्यक है वो देखने को मिली। तो यहाँ केशव जी की खातिर बताया गया कि केशव जो कह सकते हैं कि सफल संवादों के आधार पर, और इनके कौन कौन से जो तत्व थे, तो उन तत्वों के अंतर्गत नाट्यकीयता का जो श्रेष्ठ संवाद है, संवादों का जो प्रथम और अनिवार्य तत्व माना गया है, वो उसके साथ साथ वो दिखाया गया कि उसमें चरित्र की जो विशेषताएं, उसमें चरित्र की जो विशेषताएं, उनको विशेषताओं का उद्घाटन किया गया, करने वाला दिखाया गया। उसके साथ साथ कथानक को अग्रसर करने वाला बताया गया। घटनाओं की जो पूर्व सूचना होना चाहिए, उन्हें लेकर के जिक्र किया गया, और इन्हीं संवादों और इन्हीं गुणों के कारण संवादों में जो जीवंतता है वो आ जाती है। परंतु कविता जिनमें उपयुक्त जो गुणों से युक्त संवाद लिख पाना प्रत्येक कलाकार के बस की बात नहीं है। कोई भी ऐसा कलाकार नहीं है जो इसको पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि सही ढंग से लिख सके। ठीक है, उसमें कुछ न कुछ कमियां हैं वो रही जाती हैं, और इसको लेकर के भी आलोचक है वो स्वीकार भी करते हैं। उसके साथ साथ कहते हैं कि इसके पीछे एक कारण भी बताया उन्होंने कि इसकी सफलता का एक कारण ये था कि उनका खुद का जो निजी जीवन था, उस निजी जीवन की खातिर वो कहते हैं कि उनका अधिकांश जीवन हो वो राज दरबार में बीता, एक कारण ये था। दूसरा, उन्हें जो राजनीतिक दाव पेच है वो अच्छे खासे आते थे। उसके साथ साथ जो कूटनीति की के जो जितना प्रत्यक्ष अनुभव उन्हें था, शायद और किसी को नहीं ऐसा अनुभव था, तो उनके तान केशव को थी, और उतना हिंदी के किसी अन्य कवि को देखने को नहीं मिलता, कवि में देखने को नहीं मिलता।
और संवाद लेखन के लिए भाषा में प्रवीणता और व्यवहार कुशलता परम आवश्यक है। तो इसको लेकर के इन्होंने वर्णन किया। अब जो केशव का संवाद काव्य है, तो केशव के संवाद काव्य के अंतर्गत वो कहते हैं कि केशव का जो संवाद है वो प्रत्यक्षपन, अर्थात जो चीज दिखाई दे रही है उसी चीज को लेकर के उन्होंने काव्य रचना की। उसके साथ साथ सूक्ष्म सूक्ष्म मनोविज्ञान के परिचयक रहे हैं ये। उसके साथ साथ व्यंग्य जो संवाद के आधारभूत तत्व हैं, तो उनको लेकर के इन्होंने काव्य रचनाएं वो की है। कहने का मतलब ये था कि ये जो केशव हैं, केशव जी ने जो अपनी संवाद योजना की, तो संवाद योजना में इस तरह का जो भाव है वो देखने को मिला। तो उस भाव के अंतर्गत ऐसा बताया गया कि केशव की जो संवाद है वो प्रत्यक्ष उत्पन्न है और सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक है और उसके परिचय के व्यंग्य जो कि समाज की आधारभूत तत्व है। तो इसके आधार पर इनका जो वर्णन है वो किया जा सकता है। अब जो संवादों की बात चल रही थी, तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो रामचंद्रिका के नायक हैं राम जी, और इनके जो पिताजी हैं राजा दशरथ हैं, तो या कह सकते हैं इनके भ्राता भरत जी हैं, तो उनके मध्य का संवाद है। सुमति और विमति का जो संवाद है, उसके साथ साथ रावण और बकासुर का संवाद है। राम परशुराम और लक्ष्मण और परशुराम संवाद है। राम जानकी संवाद है, राम लक्ष्मण संवाद है, सीता हनुमान संवाद है। कहने का मतलब ऐसे अनेकों जो संवाद है वो रामचंद्रिका के अंदर देखने को मिलते हैं। तो इन संवादों को लेकर के केशव जी ने अपनी काव्य की जो रचना की है, तो वो अपने आप में एक विस्तृत है। तो हम लोग केशव द्वारा जो रचित संवाद है उन संवादों को पढ़ रहे थे। तो यहाँ केशव जी के जो संवाद है उसमें प्रयत्न और सूक्ष्म मनोभावों को लेकर के जो परिचायक हैं, उस परिचायक के रूप में इन्होंने एक तरह से जो संवाद योजना है वो की। और संवाद योजना करने के साथ साथ ये देखने को मिला कि इसमें एक तो जो व्यंग्य है, और व्यंग्य जो कि समाज के आधारभूत तत्व है। तो इस समाज की आधारभूत तत्व के अंतर्गत जो चीजें देखने को मिल रही हैं, तो उसमें ये रहा कि जो केशव जी के जो संवाद हैं, उन संवादों की अगर विशेषताओं पर नजर डालें, तो केशव द्वारा प्रयुक्त जो संवादों की विशेषता, उसमें केशवकृत जो रामचंद्रिका है, तो रामचंद्रिका के अंदर जो संवादों के सभी गुण हैं वो विद्यमान है। अब सभी गुण विद्यमान किस प्रकार से हैं? तो सभी गुण विद्यमान है कि जैसे कि जो कि एक सफल संवाद योजना के लिए आवश्यक होते हैं। अब उनकी खातिर बताया जाता है कि एक जो संवाद योजना है उसके लिए इन गुणों का आवश्यक है। इनके संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिन्होंने केशव के पांडित्य प्रदर्शन से चिढ़ करके कह सकते हैं कि उन्होंने जिस तरह से काव्य रचना की, तो उनसे एक तरह से कह सकते हैं कि थोड़ा सा ऐसा लगा कि उन्होंने कुछ, क्योंकि उनको संस्कृत का अच्छा ज्ञान था, स्नाड्य ब्राह्मण थे, उनके पिता जी का नाम काशीनाथ जी था, तो ठीक है, उनको लेकर के विद्वानों में पहले ही जाति को लेकर के मतभेद था, और कुछ वो एक तरह से कह सकते हैं कि चमत्कार प्रवृत्ति, या कह सकते हैं कि अपने जो संवाद है या अपनी जो रचना उसको विशेष दिखाने का प्रयास कर रहे थे। तो यहाँ इस वजह से तो केशव जी ने और उनके पांडित्य प्रदर्शन को देख करके, उनके आचार्यत्व को देख करके, और कह सकते हैं कि उनके अंदर और उनके लिए एक तरह से ये यहाँ तक कह डाला कि वो कठिन काव्य के प्रेत हैं, अर्थात एक तरह से भूत के रूप में कहा गया। तो मुक्तक मन, अर्थात ऐसे देखा जाए तो उन्होंने एक तरह से प्रबंध रचना की, ठीक है, प्रबंध अर्थात क्रमबद्ध रचना की, किंतु मुक्तक मन से केशव की जो संवाद शैली है वो प्रशंसा करते हैं, वो उन्होंने स्वीकार भी किया। अब कह सकते हैं कि उसको स्वतंत्र रूप से और इसका वर्णन करते हुए इस चीज को उन्होंने स्वीकार भी किया। फिर क्योंकि केशव की संवाद शैली पर सभी लट्टू थे। अब उन्होंने बताया कि उन्होंने जो जिस तरह की संवाद शैली की या अपनी जो रचना की, उस रचना को लेकर के, और ये सारे के सारे जो लोग हैं वो उनके ऊपर लट्टू थे, एक तरह से कह सकते हैं कि उनकी संवाद योजना के ऊपर वो सब आकर्षित थे एक तरह से। उनके संवादों में न केवल
न केवल पात्र अनुकूल, अब उनको बताया जाता है कि जिस तरह से जो नाटक है और नाटक के अंदर जो काव्य रचना हुई है, तो उस काव्य रचना के अंदर देखने को मिलता है कि न केवल पात्रानुकूल क्रोध, ठीक है, जिस तरह से लक्ष्मण और परशुराम जी के मध्य का जो संवाद है, तो उन दोनों के मध्य के संवाद के अंदर एक तरह से जो क्रोध का जो भाव है वो देखने को मिलता है। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि क्रोध, उत्साह, अर्थात जिस तरह से राम जी और भरत जी के मध्य का जो संवाद है, और भरत जी सोचते हैं कि जिस तरह से, या फिर अयोध्या नगरी के जो लोग हैं वो वापस जब राम जी 14 वर्ष का वनवास काटने के बाद पुनः अपनी अयोध्या नगरी लौटे, तो सब उत्साह पूर्वक है, ठीक है। तो या फिर कह सकते हैं कि एक तरह से जब राम जी के राज्याभिषेक की चर्चा हुई, तो सारों के सभी लोगों के मध्य एक तरह के उत्साह का जो भाव आ गया था। तो इस तरह के जो संवाद है वो उसमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पात्र अनुकूल क्रोध, उत्साह, मनोभाव की सुंदरता, अर्थात मन की जो स्थिति है, सुंदर व्यंजना हुई है, बल्कि उनके संवादों में वाक पटुता, अर्थात उनकी जो बात है उन बातों के अंदर वाक पटुता है वो भी देखने को मिलती है। तथा राजनीति से भरे दाव पेचों, राजनीति से भरे दाव पेचों की सफल अभिव्यक्ति है। संक्षेप में केशव के संवादों की विशेषताओं को निम्न बिंदुओं के आधार पर हम लोग थोड़ा सा इनके जो बिंदु हैं उनको हम लोग पढ़ लेते हैं, बाकी उनका जो विस्तृत वर्णन है वो बाद में कर लेंगे। जिसके अंतर्गत देखने को मिलता है आपको, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि सुमति विमति संवाद है, रावण बकासुर संवाद है, राम परशुराम संवाद है, राम लक्ष्मण संवाद है, राम जानकी संवाद है, राम लक्ष्मण संवाद है, सीता हनुमान संवाद है। तो कहने का मतलब इस तरह से जो संवाद है वो देखने को मिलते हैं। उनके अनुसार इस आधार पर संक्षेप में अगर केशव के संवादों की विशेषताओं को निम्न बिंदुओं के आधार पर जोड़ें, तो उसमें निकल करके सामने आता है कि एक तो कथाक्रम है, उस कथाक्रम को आकर्षित करने वाला संवाद बताया गया है, एक बात। दूसरी बात है पूर्व घटनाओं को सूचित करने वाला जो संवाद है वो बताया गया है। उसके साथ साथ दिखाया गया है कि चरित्र उद्घाटन, अर्थात जो चरित्र चित्रण है, ठीक है, जिस तरह से राम जी का जो चरित्र है, उनके जो आदर्श हैं, उन आदर्शों को आज भी हम समाज के अंदर वैसा का वैसा मानते हैं, तो उनके चरित्र चित्रण का वर्णन किया गया है। जो भ्राता प्रेम है, लक्ष्मण जी का जो चरित्र है उनको दिखाया गया है, उर्मिला का जो चरित्र है उनको दिखाया गया है, सीता जी का जो चरित्र है उनको दिखाया गया है, भरत जी का जो चरित्र है उनको दिखाया गया है, हनुमान जी का जो चरित्र है, विभीषण जी का है, ठीक है, तो बाली सुग्रीव का है, अंगद का है, कहने मतलब सभी का जो चरित्र चित्रण है वो उसमें देखने को मिलता है। उसके साथ साथ चरित्र उद्घाटन करने वाला संवाद है, नाटकीयता से युक्त संवाद देखने को मिला, और उसके साथ साथ व्यंग्यात्मक संवाद देखने को मिला, और उसके साथ साथ प्रत्युन्नति गति से युक्त जो संवाद है वो देखने को मिला। तो इस तरह से कह सकते हैं जो केशव की जो संवाद योजना है उस संवाद योजना को निम्न बिंदुओं के माध्यम से प्रस्तुत किया गया, और निम्न बिंदुओं के माध्यम से प्रस्तुत करने के साथ साथ उनका जो रामचंद्रिका के अंदर संवाद काव्य है वो अपने आप में एक उच्च कोटि का कह सकते हैं। हालांकि जरूर उनके लिए कहा जाता है कि उनमें थोड़ा बहुत व्यंग्य या आधारभूत तत्व देखने को मिलते हैं, किंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने उन्हें कठिन काव्य का प्रयत्न कर डाला, और उसके साथ साथ मुक्तक मन से, स्वतंत्र मन से उन चीज को उन्होंने उनकी शैली की प्रशंसा भी की। तो यहाँ और ये सारे के सारे लोग उन पे लट्टू थे एक तरह से। संवादों में न केवल पात्रानुकूल क्रोध, उत्साह आदि मनोभावों के सुंदर व्यंजना देखने को मिलती है, बल्कि उसमें वाक्पटुता और राजनीति से भरे जो दावपेच है उसमें भी सफल अभिव्यक्ति इसमें देखने को मिली। संक्षेप में केशव के जो संवादों की विशेषता है वो निम्न बिंदुओं पर देखी जा सकती है, और कथाक्रम को आकर्षित करने वाला जो संवाद है वो बताया गया है, पूर्व घटनाओं को सूचित करने वाला जो संवाद है उसका चरित्र चित्रण किया गया है, चरित्र उद्घाटन करने वाले संवाद का वर्णन किया गया है, और नाटकीयता से युक्त जो संवाद है उसका वर्णन किया है। उसके साथ साथ व्यंग्यात्मकता और प्रत्युमति जो गुण से युक्त संवाद है उसका जिक्र किया गया। बाकी इन्हीं जो संवाद है
जिन बिंदुओं के आधार पर है, तो उनका हम लोग संक्षेप में तो हम लोगों ने जिस तरह से कह सकते हैं कि जो बिंदुओं के जो नाम हैं, उन नाम बिंदुओं को तो हम लोगों ने पढ़ा, किंतु इन्हीं का जो विस्तृत वर्णन है, वो विस्तृत वर्णन है जिस तरह से अपनी जो अगली कक्षा होगी तो उस कक्षा के अंदर इसका अध्ययन कर लेंगे। बाकी उनके संवादों की खातिर बताया जाता है कि जिस तरह से उनको जो राजनीतिक दांवपेच या कह सकते हैं कि कूटनीति का जितना प्रत्यक्ष अनुभव था ना, उतना या कह सकते हैं कि केशव को जितना था उतना हिंदी के किसी अन्य कवि को नहीं था। और उनकी जो संवाद योजना के लिए जो भाषा है, भाषा में जो प्रवीणता है और व्यवहार कुशलता है, तो वो उसमें परम आवश्यक थी। तो इस आधार पर जो केशव की जो संवाद विशेषता, उस कह सकते हैं कि उन संवादों को लेकर के और उन्हें एक जो सफल अभिव्यक्ति मिली, तो वो इन बिंदुओं के आधार पर, और इसका जो विस्तृत वर्णन है वो हम लोग अपनी अगली कक्षा में कर लेंगे। आज के लिए